प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति में लिंग अंतराल की उपलब्धियां और चुनौतियां कौन सी है, वर्णन करें। उत्तर, पिछले दशक में कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने खुद को तुलनात्मकतावादियों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। कई राजनीतिक और महिला विद्वान खुद को इस उपक्षेत्र से जोड़ते रहे हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि इस क्षेत्र में वर्चस्ववादी एजेंडे का अभाव है, जहां तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में लिंग प्रमुख है। अनुसंधान के नए क्षेत्रों में रुचि है। पद्धतिगत बहुलवाद का गहराई से विश्लेषण किया जाता है और अनुसंधान को समझने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दिया जाता है। हालांकि हाल ही में यह देखा गया है कि तुलनात्मक राजनीति साहित्य में जेंडर शोध को कम आत्मसात किया गया है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि तुलनात्मक अध्ययनों की तुलना में लिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नारीवादियों द्वारा शोध को उपक्षेत्र में कम महत्व दिया गया है, इस तथ्य के कारण कि साहित्य मुख्यधारा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और इसके अलग अलग मुद्दे हैं। फिर भी यह समझना और अन्वेषण करना महत्वपूर्ण है कि जेंडर कई राजनीतिक गतिविधियों को समझने में कैसे मदद कर सकता है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में इसे शामिल करने और समझने की प्रक्रिया में नई चुनौतियों को देखा और सीखा जा सकता है। उपक्षेत्र को उत्पन्न करने का डर शायद कई विद्वानों द्वारा देखा गया है। इसमें लिंग का आश्रित या स्वतंत्र परिवर्तनीय के रूप में विश्लेषण करना शायद अध्ययन को अधिक समझ दे सकता है। कई लोगों ने अध्ययन को महिला से लिंग तक ले जाने का भी दावा किया है, जहां बाद वाले पर जोर इस तथ्य के अन्य शोध क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेस्ली शविन बाय के अनुसार लिंग पर शोधकर्ताओं द्वारा कम से कम 2 रणनीतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले, वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों में उन्हें एक विशिष्ट देश के निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा, उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे लिंग अनुसंधान अन्य क्षेत्रों में कटौती कर सकता है। एक शोध जिसे वह गैर लिंग अध्ययनों, नए सिद्धांतों के मूल्यांकन और कैसे वे राजनीतिक प्रक्रिया में अंतर ला सकते हैं पर आधारित वर्धित मूल्य अनुसंधान के रूप में देखते हैं। हालांकि कई अंतः विषय अध्ययनों की चिंता की तरह इस अध्ययन को सावधान रहने की जरूरत है, और साथ ही यह राजनीति विज्ञान में अधिक वैध अध्ययन बनने की प्रक्रिया में नारीवादी शोध की कुछ समझ को नजरअंदाज कर सकता है। इस तरह के अध्ययन को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति का लिंग के नजरिए से विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए मोनालिना ब्रुक कहती है कि हालांकि तुलनात्मक राजनीति में कुछ अध्ययनों ने बार बार जेंडर के नजरिए से विश्लेषण किया है, गैर जेंडर विद्वानों ने इस उपक्षेत्र और इसके योगदान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सामाजिक आंदोलनों, राजनीति से महिलाओं का बहिष्कार, विभिन्न संगठनों में महिलाओं की भूमिका शायद नारीवादी विद्वानों के शोध का प्रमुख केंद्र रहा है। अध्ययन राजनीतिक अवसर, महिलाओं की लामबंदी व संरचनाओं और उनकी विफलताओं और सफलता को समझने के लिए है, जो समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रणी नई समझ को सामने लाती है। अध्ययन और रणनीतियों, संरचनाओं और विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करके नारीवादियों द्वारा मांगों का जवाब कैसे देते हैं और राजनीतिक दलों में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करने का भी प्रयास करते हैं। व साथ में एक पार्टी कैसे प्रतिक्रिया देती है और एक महिला उम्मीदवार को आगे रखती है, यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ चुनाव क्षेत्र की भी जांच की जानी चाहिए। वे कौन से लैंगिक रुझान हैं जो एक महिला को राजनीतिक रूप से निर्वाचित होने देते हैं। महिलाओं का मताधिकार व्यापक रूप से कानूनी है, फिर भी महिलाओं के मतदान के पैटर्न का विश्लेषण पुरुषों से अलग प्रतीत होता है। लिंग अंतर के कारण कुछ देशों में मतदान में अंतर भी देखा गया है। महिलाओं की पहुंच निस्संदेह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पहचानी जाती है। इसके अलावा समझने योग्य सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सार्वजनिक नीति और राज्य है। राज्य की नीतियां जेंडर को कैसे प्रभावित करती है और जेंडर मानदंड कैसे नीतियों को आकार देते हैं। यह समझ महिलाओं और कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और साथ ही कैसे महिलाओं के मुद्दों को देखा जाता है और नीति निर्माण में महत्व दिया जाता है को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तुलनात्मक राजनीति और जेंडर को समझने में अनेक चुनौतियां आती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो नारीवादी विद्वानों ने अब तक उठाया है वह लिंग को परिभाषित करना है। फिर कैसे अलग अलग पहलू आख्यानों और अनुभवों को आकार देते हैं। महिलाओं को एक समरूप परिभाषा पर एक समूह के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि लॉरेल वाल्डेस बताते हैं कि इन मुद्दों के बावजूद एक तुलनात्मक अध्ययन प्रतिच्छेदन अध्ययन को प्रकाश में ला सकता है और पहचान को अप्राकृतिक और राजनीतिक बनाने का प्रयास किया जा सकता है। एक और मुद्दा यह है कि विद्वानों ने ज्यादातर विकसित राष्ट्रों को महत्व दिया है जो सफल लोकतंत्र है, वह कभी विश्व स्तर पर तुलना का विश्लेषण करने की जहमत नहीं उठाई है। सामान्यतः यह विकसित लोकतंत्रों तक ही सीमित है। इसलिए एक राष्ट्र की समस्याओं को उजागर करते हुए तुलना को महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, जिसकी जांच दूसरे की राष्ट्र तुलना में पहले ही की जा चुकी है। एक और चिंता यह है कि राजनीतिक को कैसे संभाला जाए। नारीवादी विद्वानों ने हमेशा राजनीतिक की परिभाषा को विस्तारित करने की मांग की है, यहां तक कि उन अनौपचारिक संरचनाओं को भी शामिल किया है जो परिभाषित नहीं है और केवल औपचारिक संस्थानों तक सीमित रहने के बजाय महिलाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन फिर भी पिछले वर्षों में औपचारिक संरचनाएं भी बदली है, इसलिए सभी चौराहों को समझना और जेंडर परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक विश्लेषण को आगे समझने के लिए बारीकी से सहयोग करना महत्वपूर्ण है।
प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.